14 जनवरी 1761। पानीपत का मैदान। हाँ, मतलब सोचिए, एक तरफ एक ऐसी विशाल सेना है जिसके सैनिक और घोड़े हफ्तों से भूख से तड़प रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जिसने बहुत ही चालाकी से उनकी रसद के, उनकी सप्लाई के हर रास्ते को काट दिया है। हाँ, वो घेराबंदी बहुत भयंकर थी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि उस एक दिन के भीतर, मतलब सिर्फ उस एक दिन में, उस मैदान पर इतने लोग मारे गए कि वो इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक बन गया। सही कहा आपने। लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है ना, वो ये नहीं है कि उस दिन मैदान में जीता कौन। अच्छा। तो क्या है? वो ये है कि सच ये है कि इस युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा। इसने असल में ये तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है इसे देखने का। हमें पानीपत के उसी मैदान पर ले जाते हैं जहां 1526, 1556 और 1761 में 3 बार इस उपमहाद्वीप की नियति लिखी गई। तो शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। हाँ। और जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात एकदम साफ हो जाती है क्या? कि ये सिर्फ 3 अलग-अलग तारीखों पर लड़े गए राजाओं की युद्धों की कहानी नहीं है। ये असल में भूगोल, सैन्य तकनीक, लॉजिस्टिक्स यानी रसद और मानवीय मनोविज्ञान, इन सब के टकराव की एक बहुत ही जटिल कहानी है। बिल्कुल। और एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि आखिर ये सारे ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए? हाँ, ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में था। मतलब पानीपत ही क्यों? इसका जवाब वहाँ के भूगोल में छुपा है। भूगोल? मतलब अगर हम नक्शे पर देखें तो पानीपत दिल्ली से उत्तर पश्चिम की दिशा में बस कुछ ही दूरी पर है। एक बहुत बड़ा समतल और खुला मैदान है। हाँ, तो क्या ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने ही एक बैटल ग्राउंड तैयार कर रखा हो? आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए, जब भी उत्तर पश्चिम के दर्रों से कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत में घुसता था ना, तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता था? दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना। बिल्कुल। अब दिल्ली तक पहुंचने के रास्ते में उन्हें पंजाब की नदियां और घने जंगल पार करने पड़ते थे। उसके बाद पानीपत ही वो पहली ऐसी समतल और बहुत विशाल जगह थी जहां एक बड़ी सेना अपनी पूरी ताकत के साथ फैल सकती थी। अच्छा, मतलब वहाँ स्पेस मिल जाता था। हाँ, और वहीं दिल्ली के शासकों के लिए भी ये एक रणनीतिक जगह थी। वो कैसे? ताकि वे दुश्मन को राजधानी में घुसने से पहले ही रोक सकें। पानीपत असल में आप कह सकते हैं कि दिल्ली का मुख्य दरवाजा था। दिल्ली का मुख्य दरवाजा। भूगोल तो समझ में आता है, लेकिन उस मैदान पर जो रणनीतियां अपनाई गई ना, वे और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे 1526 में चलते हैं, पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है। एक तरफ दिल्ली सल्तनत का शासक है इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आया बाबर। यहाँ स्रोत इब्राहिम लोदी की जो स्थिति बताते हैं ना, उसे अगर हम आज की दुनिया के नजरिए से देखें, तो वो किसी विशाल कॉर्पोरेट कंपनी के ऐसे सीईओ जैसा था जिसके अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मतलब उसके सूबेदारों और अमीरों ने बगावत कर दी थी। ये तुलना बहुत सटीक है ना? अंदरूनी कलह इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद एक बाहरी प्रतिद्वंदी को, यानी बाबर को इनवाइट किया कि भाई आओ और हमारी ही कंपनी का टेक ओवर कर लो। और बाबर ठीक इसी ताक में था। अच्छा। हाँ, उसे मध्य एशिया में लगातार हार मिल रही थी। वो दरबदर भटक रहा था। हाँ। और वो भारत की अपार संपत्ति और एक स्थायी सत्ता की तलाश में था। हाँ। लेकिन जब 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो अगर आप कागजों पर देखें तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी। एक तरफा, इब्राहिम लोदी के पक्ष में। हाँ, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी जिसमें हजारों सैनिक और सैकड़ों युद्ध खाती थे। ओहो। उस दौर में हाथियों को युद्ध के मैदान का, आप मान लीजिए, टैंक माना जाता था। और बाबर की सेना? इसके विपरीत बाबर की सेना बहुत छोटी थी। अब यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी उलझन होती है। क्या? कि इब्राहिम लोदी की सेना में इतने सारे हाथी थे, उसकी सेना इतनी विशाल थी, तो फिर बाबर की छोटी सी सेना ने ये जो टेक ओवर है वो असल में किया कैसे? मतलब क्या बाबर की तोपें सच में इतनी अचूक और विनाशकारी थी कि उन्होंने हाथियों की पूरी दीवार को ऐसे ही गिरा दिया? देखिए, अचूकता यहाँ मुख्य बात नहीं थी। अच्छा। उस समय की तोपें और बंदूकें, जिन्हें मैचलॉक कहा जाता था, वे आज की तोपखानों की तरह, मतलब मिनटों में सैकड़ों गोले नहीं दाग सकती थी। उन्हें रीलोड करने में बहुत समय लगता था। तो फिर फायदा क्या हुआ उनका? बाबर ने इनका इस्तेमाल भौतिक विनाश से ज्यादा
मनोवैज्ञानिक दहशत के लिए किया। मनोवैज्ञानिक दहशत मतलब डराने के लिए? बिल्कुल। लोदी के हाथियों ने अपनी जिंदगी में कभी बारूद का धमाका नहीं सुना था। अरे हाँ। जब बाबर की तोपों ने आग उगली और बहुत तेज धमाके हुए तो वे हाथी उस भयानक आवाज और धुएं से इस कदर घबरा गए कि वे पीछे की तरफ मुड़ गए। ओहो। और अपनी ही सेना के सैनिकों को कुचलने लगे। मतलब अपने ही सबसे बड़े हथियार अपने लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन गए। बिल्कुल। एक पुरानी व्यवस्था नई तकनीक की आवाज मात्र से ढहने लगी। हाँ। लेकिन देखिए, स्रोत सिर्फ तोपों का जिक्र नहीं करते, वे एक खास तरह की रणनीति की भी बात करते हैं, तुलुगामा नीति। हाँ, तुलुगामा। ये युद्ध के मैदान पर असल में दिखती कैसी थी? तुलुगामा रणनीति उस समय की सैन्य कला का एक बहुत ही आधुनिक रूप थी। अच्छा। बाबर ने अपनी छोटी सेना को एक सीधी रेखा में खड़ा करने के बजाय उसे कई हिस्सों में बांट दिया। दायां, बायां, मध्य और सबसे महत्वपूर्ण, पीछे से वार करने वाली फ्लैंकिंग टुकड़ियां। मतलब चारों तरफ से घेरने की तैयारी? बिल्कुल। और इसके साथ ही उसने अराबा का इस्तेमाल किया। अराबा? वो क्या होता है? अराबा यानी बैलगाड़ियों का एक रक्षा कवच। उसने सैकड़ों बैलगाड़ियों को चमड़े की पट्टियों से एक साथ बांध दिया। अच्छा। जो एक चलती फिरती दीवार की तरह काम कर रही थीं। और इन बैलगाड़ियों के पीछे उसकी तोपें और बंदूकधारी सुरक्षित रूप से तैनात थे। ये तो ऐसा हुआ कि उसने खुले मैदान के बीचों बीच अपना एक कृत्रिम किला ही बना लिया। एकदम सही। दुश्मन की विशाल सेना उस दीवार को पार ही नहीं कर पाई, और इसी बीच बाबर के दाएं और बाएं तरफ की टुकड़ियों ने लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। हाँ। तो ये रणनीति का एकदम सटीक आधुनिकीकरण था जिसने भीड़ तंत्र को हरा दिया। बिल्कुल। विशालकाय लेकिन पुरानी सोच वाली सेना पूरी तरह बेबस हो गई। इब्राहिम लोदी मारा गया और मुगलों का वो स्टार्टअप भारत में स्थापित हो गया। हाँ, और इसे याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है। 1526 बाबर फिक्स। अरे वाह, 1526 बाबर फिक्स, ये बढ़िया है। लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि मैदान में जीत हासिल करना और एक साम्राज्य को स्थिर करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ, वो तो है। बाबर ने तोपों से मैदान तो जीत लिया, लेकिन इस नई व्यवस्था की जड़ें इतनी कमजोर थीं कि अगले कुछ दशकों तक मुगलों को लगातार संघर्ष करना पड़ा। और यही संघर्ष हमें 1556 के उस संकट तक ले जाता है जब सब कुछ मुगलों के हाथों से फिसलने ही वाला था। बिल्कुल। हम 1526 से सीधा 30 साल आगे बढ़ते हैं। हाँ। बाबर का बेटा हुमायूं अपना ज्यादातर जीवन सत्ता बचाने और खोने में निकाल देता है। सही कहा। और अब गद्दी पर एक बहुत ही युवा लड़का है, अकबर। अकबर की उम्र इतनी कम है कि सेना की असली कमान उसके संरक्षक बैरम खां के पास है। बिल्कुल। और मुगलों के सामने इस बार जो चुनौती है ना, वो कोई ऐसा राजा नहीं है जिसके अपने ही लोग उससे सफा हों। नहीं, इस बार उनके सामने है हेमू। हाँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हेमू की कहानी सैन्य इतिहास में बहुत असाधारण है। कैसे? वे एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। अच्छा। लेकिन अपनी योग्यता के दम पर एक अजेय सेनापति बन गए थे। पानीपत के इस दूसरे युद्ध से ठीक पहले हेमू ने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लिया था। मतलब मुगलों को बेदखल कर दिया था। हाँ, और उनकी सेना मुगलों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। 5 नवंबर 1556 को जब ये दोनों सेनाएं टकराईं, हाँ। तो रणनीति या हथियारों के मामले में हेमू कहीं से भी कमजोर नहीं थे। बिल्कुल। स्रोत पढ़ने पर तो ऐसा ही लगता है कि उस दिन मैदान में हेमू की जीत लगभग तय हो चुकी थी। हाँ, मुगल हार ही रहे थे। मुगलों की सेना पीछे धकेली जा रही थी, उनकी रक्षा पंक्तियां टूट रही थीं। और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा अजीब है। एक तीर। हाँ, एक तीर जो शायद किसी ने बिना कोई खास निशाना साधे बस हवा में छोड़ दिया था। वो सीधा आकर हेमू की आंख में लगता है। बिल्कुल। हेमू अपने हाथी के हौदे में गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं, और बस वो एक पल, हाँ, जो सेना हावी थी, जो जीतने ही वाली थी, वो पलक झपकते ही हार जाती है। इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? मतलब अगर एक आम सैनिक के नजरिए से देखें तो सेनापति गिर गया, ठीक है, लेकिन सैनिकों के हाथ में हथियार तो अभी भी है ना। हाँ। उनके पास एक इतनी बड़ी फौज है, तो वे लड़ना जारी क्यों नहीं रखते? सिर्फ एक व्यक्ति के गिरने से पूरी की पूरी सेना रातों रात कैसे भाग खड़ी होती है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और इसका जवाब उस दौर के सैन्य मनोविज्ञान
और नेतृत्व के ढांचे में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज की तरह उस समय सेनाएं किसी देश के संविधान, किसी झंडे या किसी अमूर्त राष्ट्रवाद के विचार के लिए नहीं लड़ती थीं। नेशनलिज्म जैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं। वे लड़ती थीं उस एक व्यक्ति के लिए जो उन्हें वेतन दे रहा था। ओहो। युद्ध के मैदान में सेनापति का एक ऊंचे हाथी पर बैठना सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए नहीं होता था। तो फिर? वो उस पूरी सेना के लिए एक चलता फिरता, आप कह सकते हैं कि बिलबोर्ड था। बिलबोर्ड? हाँ, जो लगातार ये संदेश दे रहा था कि मैं जिंदा हूँ और लड़ाई जारी है। ओह, तो मतलब जैसे ही वो सेनापति नजरों से ओझल हुआ, हाँ, सैनिकों को लगा कि अब उन्हें पैसे देने वाला कोई नहीं बचा है, तो अपनी जान क्यों दांव पर लगाई जाए। बिल्कुल सही पकड़े आप। जैसे ही हेमू उस हौदे में गिरे, सैनिकों की पहली पंक्ति ने देखा कि भाई उनका नेता तो गायब है। तुरंत अफवाह फैल गई कि हेमू मारे गए हैं। उस समय संचार का कोई वॉकी टॉकी या फोन तो था नहीं। हाँ, कोई और साधन नहीं था। तो ये खबर आग की तरफ फैली और सेना का मनोबल 1 सेकंड में टूट गया। भगदड़ मच गई और जो सेना जीतने वाली थी वो बिना लड़े ही मैदान छोड़ने लगी। बाप रे, ये उस समय की सैन्य संरचना की कितनी भयंकर कमजोरी है ना। बिल्कुल। आपका पूरा का पूरा साम्राज्य, आपकी पूरी रणनीति सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति पर टिकी हुई है। हाँ, एक इंसान पर। मतलब ये सोचना कितना अजीब है कि अगर उस दिन हेमू ने एक ऐसा हेलमेट पहना होता जो उनकी आंखों को भी सुरक्षित रखता, तो शायद 1556 में ही मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिट गया होता। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन उस एक तीर ने मुगलों को वो दूसरी सांस दे दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अकबर की जीत हुई। हाँ, और अगले कुछ दशकों में मुगलों ने अपनी सत्ता को इतना मजबूत कर लिया कि वे भारत के निर्विवाद शासक बन गए। तो हमारी मेमोरी ट्रिक यहाँ भी काम आएगी। 1556 अकबर फिक्स। बिल्कुल, 56 अकबर फिक्स। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। वो तो है। समय के साथ मुगलों की वो जो केंद्रीय शक्ति थी ना, वो कमजोर पड़ने लगी और 18वीं सदी के मध्य तक आते आते वे सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। सिर्फ कठपुतली। हाँ, अब एक नई ताकत पूरे भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी, मराठा साम्राज्य। और यही वो मोड़ है जो हमें पानीपत के तीसरे और सबसे भयानक युद्ध तक ले जाता है। 1761 का पानीपत। बिल्कुल। अगर हम इस युद्ध का विश्लेषण करें ना, तो ये पहले दोनों युद्धों से बिल्कुल अलग दिखता है। एकदम अलग। यहाँ फैसला किसी भाग्यशाली तीर या अचानक आई किसी नई तकनीक से नहीं हुआ। नहीं, यहाँ हार और जीत की पटकथा रसद, सप्लाई चेन और कूटनीति के पन्नों पर लिखी गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर मराठों के विस्तार को मैं आज के चश्मे से देखूं, हाँ, तो वे किसी हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप की तरह लगते हैं। अरे वाह, एक और स्टार्टअप एनोलॉजी। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत आक्रामक तरीके से अपना विस्तार किया। हाँ, पूरे भारत में अपना प्रभाव जमाया। लेकिन जब वे दिल्ली से भी आगे उत्तर भारत के इस मैदान में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली से लड़ने पहुंचे, हाँ, तो ऐसा लगा जैसे उनका ये विशाल ढांचा अपनी ही भौगोलिक दूरी के बोझ तले दब गया। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उनके पास एक बहुत ही बहादुर और आधुनिक सेना थी। बेहतरीन तोपखाना भी था। हाँ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल क्या थी? अपनी सप्लाई लाइन को बहुत ज्यादा लंबा खींच लेना। बहुत ज्यादा दूर आ गए थे वो। हाँ, वे अपनी मुख्य राजनीतिक और रसद केंद्र पुणे से लगभग 1000 मील दूर उत्तर भारत में लड़ रहे थे। बाप रे, 1000 मील! उस जमाने में इतनी दूर तक सैनिकों के लिए राशन, घोड़ों के लिए चारा और हथियारों की आपूर्ति बनाए रखना ये एक दुस्वप्न जैसा था। और अब्दाली ने इसी का फायदा उठाया? बिल्कुल। अब्दाली कोई साधारण लुटेरा नहीं था, वो एक बेहतरीन रणनीतिकार था। उसने युद्ध शुरू होने से हफ्तों पहले ही मराठों के शिविर तक पहुंचने वाले रसद के सारे रास्ते काट दिए। अब यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? वे उत्तर भारत में लड़ रहे थे, वहां आसपास राजपूताना था, जाट शासक थे और भी कई स्थानीय रियासतें थीं। हाँ थी। तो मराठों ने उन स्थानीय राजाओं से मदद क्यों नहीं ली? मतलब एक विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए था ना। स्थानीय समर्थन के बिना उनका वो जो स्टार्टअप है वो काम कैसे करता? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर मराठों की आर्थिक नीतियों को समझना होगा। अच्छा, मराठों ने जब अपना विस्तार किया तो उन्होंने स्थानीय राज्यों पर चौथ नाम का एक भारी टैक्स लगाया था। चौथ टैक्स? हाँ, और जो राज्य ये कर नहीं देते थे
वहां मराठा सेनाएं अक्सर आक्रामक सैन्य अभियान चलाती थीं। मतलब जबरदस्ती वसूली। आप ऐसा कह सकते हैं। इस आक्रामक विस्तारवादी नीति के कारण उत्तर भारत के कई स्थानीय शासक मराठों से नाराज थे और उनमें अविश्वास की भावना थी। तो उन्होंने लोकल मार्केट को एलियनेट कर दिया। बिल्कुल। इसलिए जब अब्दाली से युद्ध का समय आया और मराठों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, हाँ। तो अधिकांश स्थानीय शासकों ने या तो तटस्थ रहना बेहतर समझा या कुछ ने परोक्ष रूप से अब्दाली का ही साथ दिया। मतलब आपने जिस इलाके में अपना विस्तार किया वहां के लोगों को इतना नाराज कर दिया कि जब असल संकट आया तो किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल। ये कूटनीतिक विफलता का सबसे चरम रूप था और इसका अंजाम बहुत खौफनाक था। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि युद्ध के दिन मतलब 14 जनवरी 1761 से पहले के कई हफ्तों तक मराठा शिविर में भुखमरी फैल चुकी थी। हाँ, हालात बहुत खराब थे। सैनिकों के पास खाने को दाना नहीं था, घोड़े कमजोर होकर मर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि सैनिकों ने खुद सदाशिवराव भाऊ से गुजारिश की थी कि भाई भूख से घुट-घुट कर मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए जान दी जाए। ये हताशा की चरम सीमा थी। वे शारीरिक रूप से टूट चुके थे, बस उनका अदम्य साहस था जो उन्हें मैदान में ले गया। और जब आमना सामना हुआ तो वो मराठों का शौर्य ही था जिसने अब्दाली की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया। मराठों की तोपों ने अब्दाली की अग्रिम पंक्तियों को तबाह कर दिया था। हाँ। लेकिन अंततः ताज़ा रसद और घुड़सवारों की बेहतर गतिशीलता के सामने थकी और भूखी मराठा सेना टिक नहीं पाई। लाखों सैनिक मारे गए। पानीपत की उस मिट्टी ने एक ही दिन में इतना खून देखा जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। बहुत खौफनाक। लेकिन इस पूरी त्रासदी में जो सबसे बड़ा रणनीतिक निष्कर्ष निकल कर आता है ना, वो अब्दाली की जीत नहीं है। अच्छा। हाँ, अब्दाली जीत तो गया, लेकिन मराठों ने उसे इतना भारी नुकसान पहुंचाया था कि उसकी अपनी सेना भी विद्रोह करने की कगार पर थी। हाँ, ये सच है। उसे कुछ ही समय बाद भारत छोड़कर वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा। बिल्कुल। तो अगर अब्दाली टिक नहीं पाया और मराठे हार गए, तो इस पूरे खूनी खेल का असली विजेता कौन था? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा बिंदु है। पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय ही नहीं किया कि भारत का अगला सम्राट कौन होगा। हाँ। इसने एक बहुत बड़ा शक्ति का निर्वात, यानी आप कह सकते हैं पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। पावर वैक्यूम। उस समय भारत में मराठे ही एकमात्र ऐसी शक्ति थे जो मुगलों के पतन के बाद पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य बना सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इस युद्ध ने मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी। उनकी एक पूरी पीढ़ी के बेहतरीन सेनापति और सैनिक मारे गए। और जब देश में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं बची, जब सभी स्थानीय रियासतें और कमजोर हो चुके साम्राज्य आपस में ही उलझे हुए थे, हाँ, तब उस खालीपन, उस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा 7 समंदर पार से आए व्यापारियों ने उठाया। एकदम सही कहा आपने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बंगाल में अपने पैर जमा रही थी। उन्हें भारत में फैलने के लिए एक ऐसे ही समय की तलाश थी जब स्थानीय ताकतें कमजोर हों, और वो मौका उन्हें मिल गया। 1761 की उस घटना ने अनजाने में अंग्रेजों के लिए पूरे भारत के दरवाजे खोल दिए। इसलिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 1761 के युद्ध का असली विजेता न तो अब्दाली था और न ही मराठे। असली विजेता अंततः अंग्रेज साबित हुए। बिल्कुल। और इसकी मेमोरी ट्रिक है 61 अब्दाली, जिसने अंग्रेजों का रास्ता साफ किया। 61 अब्दाली। ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत और आंखें खोलने वाली है। हाँ, बहुत। अगर हम इन तीनों युद्धों के सार को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये आज के दौर के लिए एक रणनीतिक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। 1526 हमें सिखाता है कि कैसे नई तकनीक और नवीन रणनीतियां पुरानी और विशाल व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकती हैं। 1556 हमें चेतावनी देता है कि कैसे अति केंद्रीकृत नेतृत्व, जहां सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर हो, हाँ, वो पूरी संरचना को कितना कमजोर और नाजुक बना देता है। सही बात है। और 1761 ये रसद, सप्लाई चेन और स्थानीय सहयोगियों के महत्व का सबसे क्रूर सबक है। ये बिल्कुल सच है। आप आज की कॉर्पोरेट दुनिया को देख लें या अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को, गठबंधन बनाना, अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना और समय के साथ अपनी तकनीक को अपडेट करना। बिल्कुल। ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले उस खुले मैदान में थे। इतिहास सच में सिर्फ गुजरे हुई पिल का दस्तावेज नहीं है, ये आने वाले कल की गलतियों को रोकने का एक तरह का मैनुअल है।
बहुत सही कहा आपने। लेकिन इन सारे स्रोतों और चर्चाओं के बीच एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। अच्छा, वो क्या है? ये 1761 की उस कूटनीतिक विफलता से जुड़ा है। ये सोचने वाली बात है कि अगर 1761 में विदेशी आक्रमणकारी अब्दाली के खिलाफ उत्तर भारत के उन तमाम स्थानीय राजाओं और रियासतों ने अपने आपसी मतभेद, अपने छोटे मोटे विवाद और करों की नाराजगी को भुलाकर मराठों का साथ दिया होता। उफ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पूरी भारतीय सैन्य शक्ति उस दिन पानीपत के मैदान पर एक होकर खड़ी होती तो शायद वो शक्ति का निर्वात कभी पैदा ही नहीं होता। बिल्कुल। क्या तब भारत कभी उस औपनिवेशिक गुलामी के लंबे दौर में जाता? क्या विदेशी ताकत की जीत से ज्यादा अपनों का साथ ना देना ही किसी भी उपमहाद्वीप की नियति को सबसे गहरी चोट पहुंचाता है? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो किसी भी समाज को अपने अतीत में झांककर वर्तमान को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। पानीपत का वो समतल मैदान आज भले ही शांत दिखाई देता हो, लेकिन वहां चली हवाओं में आज भी वे सबक तैर रहे हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ इतनी गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए स्रोत, नए विषय और कुछ नई रणनीतिक गहराइयों के साथ।